अस्सलामुअलैकुम। हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 4 जिसका नेम है डायनेमिक्स 2। और जो हम बुक से कर रहे हैं वो है न्यू बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है उससे। और जो आज का टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मैथ्स। इस पे जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते थे और जितना डिफरेंस वगैरह बन सकता था वो सारा मैंने इस जो नोट्स हैं उसमें सारा कुछ कवर करवा दिया। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और जो मैंने इंस्टाग्राम के नीचे लिंक्स मेंशन किए हैं वो आपने ज़रूर वहाँ पे जाके फॉलो करना है उनसे। सेंटर ऑफ मैथ्स क्या होता है, अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ मैथ्स वो होता है बेसिकली जहाँ पे कोई चीज़ बैलेंस होती है। जैसे ये कैलकुलेटर है, ये अगर मैंने इसको यहाँ से पकड़ा है ना तो ये देखो ऐसे ऐसे गिरता रहेगा। जैसे ही मैं इसको अगर मैं यहाँ से पकड़ रही हूँ तो आप देखो ये बैलेंस अभी भी हिल रहा है। अब ये क्या हो गया, बैलेंस। इसका मतलब मैंने इसको सेंटर ऑफ मैथ्स से पकड़ा है। तो अगर सेंटर ऑफ मैथ्स वहाँ वो पॉइंट होता है जहाँ से आप किसी भी चीज़ को पकड़ो और वो बैलेंस हो जाए। क्यों ये ऐसे इस जगह पे आके बैलेंस क्यों हो गया, क्योंकि इसका सारा का सारा मैथ्स यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे लोकेटेड है। देखो इसीलिए मैंने जब इसको यहाँ से पकड़ा है ना तो ये बैलेंस हो गया। देखो कुछ भी नहीं, सिर्फ फिंगर से पकड़ा हुआ है। तो वो आपके पास जहाँ पे सारी मार्कर है ना, इसका पूरा का पूरा मैथ्स भी किसी एक पॉइंट पे होगा। हर एक चीज़ का मैथ्स किसी एक पॉइंट पे होता है और वो पॉइंट अगर हम उससे पकड़ लेना चीज़ को तो वो हिलती नहीं है, बैलेंस हो जाती है। तो ये है हमारे पास बेसिकली क्या है। तो अपने अपने पैसों की खानी होगी मेहमान। अपने मामी का अखलाक। अच्छा चुप करना। अब ये जो सेंटर ऑफ मैथ्स होता है ना, ये डिफरेंट शेप्स के लिए अलग होता है। किस तरह से, अगर हम देखते हैं कि जितने भी होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस ऑब्जेक्ट जैसे यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, जितने भी एक जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सारों का सेंटर ऑफ मैथ्स जो होता है सेंटर में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट एक जैसे। आपका जो यूनिफॉर्म होता है वो होमोजीनियस होता है क्योंकि वो एक जैसा होता है। तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स का मैथ्स जो होता है, सेंटर ऑफ मैथ्स, वो सेंटर पे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये होमोजेनियस ऑब्जेक्ट्स का या यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मैथ्स हमेशा कहाँ होगा, सेंटर पे। जैसे क्यूब के फॉर्म में अगर हम देखते हैं, क्यूब को देखते हैं तो क्यूब कैसे, जैसे स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनका सेंटर ऑफ मैथ्स जो होता है वो सेंटर में होता है। अब आप देखो स्फेयर भी गोल शेप का होता है और सर्कुलर, सिलेंडर, कोन भी, ये सारे भी अगर आप इनको भी देखो तो सिलेंडर, सर्कुलर वाला और कोन की भी ऊपर से शेप ऐसी ही होती है। तो इन सारों का भी आपके पास क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब के सेंटर पे ही होता है। इसमें भी आपने सेंटर लिखना है, ये नहीं लिखना, आप इसको कंफ्यूज हो जाओगे। इन सारों में भी आपके पास बेसिकली क्या होता है, सेंटर ऑफ मैथ्स जो होता है वो आपका सेंटर पे होगा। तो ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ये और ये, इनका मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मैथ्स जो होता है वो सेंटर में होता है। अब लकड़ी की जो रोड है, जैसे मार्कर भी एक रोड की तरह ही होता है, इसी तरह एक लकड़ी की रोड है वो भी यूनिफॉर्म है। तो इसमें भी आपके पास क्या होगा, इसमें सेंटर ऑफ मैथ्स जो होगा उसका मिड पॉइंट है, मतलब कि उसका क्या है, सेंटर है। मिड पॉइंट का मतलब सेंटर ही होता है। तो जहाँ पे भी मैथ्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी होगी वहाँ पे सेंटर ऑफ मैथ्स जो होगा वो सेंटर वाला होगा। ये सेंटर ऑफ मैथ्स है। अब इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स ही देखते हैं। यूनिफॉर्म में तो सेंटर ऑफ मैथ्स सेंटर पे होता है, जो इर्रेगुलर होते हैं उसमें जो होते हैं वो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, फिर हमें निकालना पड़ता है कि सेंटर ऑफ मैथ्स कहाँ है। जैसे इर्रेगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मैथ्स हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और सेंटर में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो इट कैन बी फाउंड बाय कंसिडरिंग द मैथ्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमें मैथ्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी पड़ती है क्योंकि उसमें मैथ्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं होती। फिर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और एक्सपेरिमेंटल डेटा मेथड वगैरह यूज़ करके हम फाइंड आउट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सेंटर ऑफ मैथ्स जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑब्जेक्ट्स बैलेंस, ये समझने के लिए कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स बैलेंस हुए हैं और रोटेट करते हैं जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट है एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आ जाए ना तो सबसे पहले तो ये होता क्या है, वहाँ पे सेंटर ऑफ मैस पे आपका जहाँ पे सारा का सारा ऑब्जेक्ट का मैस जहाँ पे जमा होता है ना उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है ग्रेविटी वेट की वजह से आती है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारा का सारा वेट जो है बॉडी का वो जो होता है इकट्ठा हुआ होता है। तो आपको पता है वेट और मैस में फ़र्क भी होता है, जब हमने चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो वो सही
इसलिए डिफरेंस होता है इनमें। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वो पॉइंट है जहाँ पे सारा का सारा वेट बॉडी का जमा होता है, और जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट है जहाँ पे सारा का सारा मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इकट्ठा होता है। अब ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़रूरी नहीं है सेंटर हो, तो आपने यही चीज़ ना सेम इसी में लिखनी है कि आपके पास यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर में होता है, जैसे कि यही है, बस इसमें सेंटर ऑफ मास की जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख देना है। और जो इर्रेगुलर वाले हैं तो उन पे आपके पास डिपेंड करता है, सबसे पहले हम कैलकुलेट देखते हैं उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन और कैलकुलेशन वगैरह करते हैं और फिर हम निकालते हैं। अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है इनमें ये स्मॉल और टॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होता है, जैसे कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इसमें जो होते हैं वो एक, ये अगर सेंटर ऑफ मास है ना, यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा, यहीं पे मास सारा का सारा इकट्ठा है और यहीं पे इसका वेट इकट्ठा होगा सारा का सारा। ठीक है, ये किसके लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि उसमें जी की वैल्यू जो होती है ना, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फैक्टर आ जाता है, जी का, ग्रेविटी का, ये जो होती है वो सेम होती है। लेकिन जब हम टॉल ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं तो हाइट जो होती है वो बड़ी होती रहती है। जब आपके पास हाइट बड़ी होती है, आपको पता है हाइट बढ़ती है तो जी की वैल्यू जो होती है वो कम होती रहती है। तो इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन वेरी अलोंग देयर हाइट बिकॉज जी डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं, हाइट के साथ साथ जी की वैल्यू कम होती रहती है, तो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं नीचे बनेगा और सेंटर ऑफ मास हो सकता है यहाँ बन रहा हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है यहाँ बन रहा हो, तो पॉइंट एक नहीं बनता, डिफरेंट बन जाते हैं टॉल ऑब्जेक्ट्स में। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगर आप देखो ना, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं हेडिंग्स के साथ और इजी फॉर्म में, ये सारी आपकी बुक में मौजूद है, बस मैंने उनको अरेंज करके लिखा है और हेडिंग्स दे दी हैं और थोड़ी सी वर्डिंग जो है वो आसान कर दी हैं, कुछ चीज़ें मुश्किल वाली स्किप करके, ताकि आपने पेपर में ये अगर क्वेश्चंस आ जाएं आपको पता हो तो आप लोग इजीली अटैम्प्ट कर सको, क्योंकि इसमें इतना घिचमिच करके लिखा हुआ है कि आपको कंसेप्ट वाली चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी। जैसे आपको यहाँ समझ नहीं आना था कि इर्रेगुलर के लिए सेंटर ऑफ मास डिफरेंट हो सकता है और यूनिफॉर्म के लिए हमेशा सेंटर पे होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम पॉइंट पे भी हो सकते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि जी की वैल्यू सेम होती है। और जो टॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वो पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है यहाँ हो, सेंटर ऑफ मास हो सकता है यहाँ हो, एक पॉइंट पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू जो होती है वो कम होती रहती है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ करती है। तो इन सब पे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो था बुक वाला। अब इससे जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी मैंने इसी जो लेक्चर में आपको लिख दिए हैं। जैसे अभी तो ये क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हेन वुड बी द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट बी डिफरेंट देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको पता है डिफरेंट कब होता है, टॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, और सेम कब होता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए। वैसे हम कर चुके हैं, देखो वही क्वेश्चन आ गया। और डिफरेंस आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास में ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जहाँ पे सारा का सारा मास इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जहाँ पे सारा का सारा वेट इकट्ठा होता है उसको कहते हैं। तो यही वाला ये क्वेश्चन है और आप इसका आंसर मैंने डिफरेंस कब होगा, द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट मास इज कंसनट्रेटेड, ये वो पॉइंट है वेयर टोटल वेट कंसनट्रेटेड। एक्ट की जगह आप कंसनट्रेटेड भी लिख सकते हो। सिर्फ एक में मास आता है और एक में क्या आता है, वेट। ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंट कब होंगे, जो हमारे पास इर्रेगुलर शेप के, जब हमारे पास इर्रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं उसमें जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। और हमने पढ़ा कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स टॉल हो जाते हैं उसमें डिफरेंट हो जाते हैं। आप ये सारी बातें लिख सकते हो। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वो ये है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के बाहर भी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, वो एक सिचुएशन है। अगर आप अपनी आर्म देखो ना, इसका ये जॉइंट होता है ना, इस पे आपका सेंटर ऑफ मास है, यही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे, ये एक ही पॉइंट होता है इन दोनों पे। इसका मतलब ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है तभी जो है इनका सेम पे बन रहा है। अब अगर आप देखो, अगर आप अपनी आर्म को स्ट्रेच करके रखते हो तो वो इसके अंदर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपनी आर्म को ऐसे करते हो तो ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर बन गया। तो ज़रूरी नहीं है ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो। ठीक है, ये यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता था। अब इस पे क्या लिखा है कि नो, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉट ऑलवेज लाई इनसाइड द ऑब्जेक्ट्स मास, दे कैन ऑल्सो एग्जिस्ट आउटसाइड डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। शेप पे डिपेंड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की हुई है मास या मटेरियल की, उस पर डिपेंड करता है। व्हेन वी स्ट्रेच अवर आर्म, the center of gravity या center of mass lies inside the mass distribution, but when arm is bent, जैसे ही आर्म को आप बेंड करोगे तो center of mass और center of gravity lies outside the mass distribution। नेक्स्ट एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट इज अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड, इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड।
इट इज़ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी। सॉरी, ये मैंने ना उल्टा कर दिया है, ये इसका आएगा और ये इसका आएगा। इसमें आपके पास देखो मैस है ना, तो इट इज़ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इसमें लिखना है। और इट इज़ रिलेटेड टू द वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। तो ये आपके पास कि जिस जिस पार्टिकल से मिलके बना हुआ है ना, ये से इस पार्टिकल से, इन सारों का वेट जो होता है ये उस पर कंसंट्रेट करता है कि कितना कितना वेट है। तो ये इस वाले में लिखना है। और ये है जो है ग्रेविटी वाला जो है, ये डिस्क्राइब करता है स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, और कहाँ पे सारा वेट जो है वो स्टेबल होगा। और ये जो मैस है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द मैस ऑफ द बॉडी। I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.